हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। वेयर इन द कॉन्ट्रैक्ट द राइट क्रिएटेड अगेंस्ट अ पर्सन इज कॉल्ड एज। अनुबंध में किसी व्यक्ति के खिलाफ बनाए गए अधिकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जस्ट इन रेम, ऑप्शन नंबर टू जस्ट इन पर्सोनम, ऑप्शन नंबर थ्री जस्ट इन पर्सनल, या फिर ऑप्शन नंबर फोर नन ऑफ द अबव। गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग दो टर्म को समझेंगे। एक हम लोग समझेंगे जस्ट इन रेम क्या होता है और एक हम लोग समझेंगे जस्ट इन पर्सोनम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जस्ट इन पर्सोनम क्या होता है। जस्ट इन पर्सोनम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द स्पेशल पर्सन इज कॉल्ड जस्ट इन पर्सोनम। जब कोई स्पेशल पर्सन के अगेंस्ट हम लोग कोई राइट क्रिएट करते हैं तो उसे हम लोग जस्ट इन पर्सोनम कहते हैं। एक वर्ड हमारा आता है जस्ट इन रेम, जिसका मतलब होता है राइट अगेंस्ट अ थिंग एट लार्ज। जब हम किसी चीज़ के अगेंस्ट राइट क्रिएट करते हैं तो उसे हम लोग जस्ट इन रेम कहते हैं। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी पर्सन के अगेंस्ट राइट क्रिएट किया जा रहा है, तो ऐसे में हम लोग इसको जस्ट इन पर्सोनम कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, द कॉन्ट्रैक्ट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द पार्टीज इज बेस्ड ऑन द। अनुबंध दोनों पक्षों के बीच कानूनी संबंध किस पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर टू लीगल रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर थ्री लीगल कंसिडरेशन, या फिर ऑप्शन नंबर फोर नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स लीगल कंसिडरेशन। अनुबंध दोनों पक्षों के बीच कानूनी संबंध लीगल कंसिडरेशन पर बेस्ड होता है, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लीगल कंसिडरेशन। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड टू द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेम पार्टीज इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाई। जब एक नए अनुबंध को एक ही पार्टियों के बीच मौजूदा अनुबंध से प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे अनुबंध के निर्वहन के रूप में उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर टू ओमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर थ्री रेमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर फोर नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है इसको जानेंगे और नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है इसको जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। जब एग्जिस्टिंग पार्टी अपने द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है तो उसके लिए हम लोग रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। और एक हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वंस। जब एग्जिस्टिंग पार्टी अपने द्वारा किए गए पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करके नए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करती है तो उसे हम लोग नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और इस क्वेश्चन में हमारा पूछा था सब्स्टिट्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, जिसमें कि सेम पार्टीज रहती हैं, तो इसको हम लोग नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, द एडवर्टीजमेंट टू सेल द गुड्स बाय ऑक्शन इज कॉल्ड एज। नीलामी द्वारा माल बेचने के विज्ञापन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एन ऑफर, ऑप्शन नंबर टू नो ऑफर एट ऑल, ऑप्शन नंबर थ्री एन इन्विटेशन टू ऑफर, या फिर ऑप्शन नंबर फोर अ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स एन इन्विटेशन टू ऑफर। नीलामी द्वारा माल बेचने के लिए जो विज्ञापन जारी किया जाता है उसे हम लोग इन्विटेशन टू ऑफर कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज। बिना कंसिडरेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटस क्यू, ऑप्शन नंबर टू नंडम पैक्टम, ऑप्शन नंबर थ्री क्यूड प्रो क्यू, ऑप्शन नंबर फोर कंसेंशस एट एडम। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू, दैट मीन्स नंडम पैक्टम को हम लोग बिना कंसिडरेशन के किए गए कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो आइए अपन लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन बाय द बोथ पार्टीज इज कॉल्ड नंडम पैक्टम मीन्स नट कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसे एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं। सच कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स,
एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज, बिना कंसिडरेशन के किए गए एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वैलिड, ऑप्शन नंबर 2 इलीगल, ऑप्शन नंबर 3 वर्डेबल या फिर ऑप्शन नंबर 4 वर्ड। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स वर्ड। बिना कंसिडरेशन के किए गए एग्रीमेंट को हम लोग वर्ड एग्रीमेंट कहते हैं। तो गाइस आइए हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सभी एसेंशियल एलिमेंट मौजूद होते हैं, तो उसे हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट डिक्लेयर टू बी वर्ड, लीगल फॉर्मेलिटीज़, ये सभी हमारे किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। और जिस एक कॉन्ट्रैक्ट में ये सभी एलिमेंट मौजूद होते हैं उसे हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक हमारा होता है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। वर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पहले करने योग्य तो थे परंतु अब किसी कारण से नहीं किए जा सकते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक हमारा होता है वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई समझौता एक पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय हो एवं दूसरे पक्षकार की इच्छा पर राजनियम या द्वारा प्रवर्तनीय ना हो, तो ऐसे संविदा को हम लोग वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसको हम लोग सिंपली इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक पक्ष के द्वारा किया जा सकता हो और दूसरे पक्ष के द्वारा ना किया जाता हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक हमारा होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि राज नियम के विरुद्ध होते हैं या फिर जो कि लॉ के विरुद्ध होते हैं, उसे हम लोग इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, If the minor attains the age of majority, then the agreement made at the time of minor is। एक नाबालिग ने अपनी माइनॉरिटी के समय कोई समझौता किया था, तो क्या जब वो मेजर हो जाएगा तो वो समझौता मान्य होगा या नहीं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैन बी रेटिफाइड बाय द माइनर, ऑप्शन नंबर 2 कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द माइनर, ऑप्शन नंबर 3 बिकम्स वर्ड, ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स वैलिड। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द माइनर। अगर कोई माइनर अपने नाबालिग के समय कोई समझौता किया था, तो जब वो बालिग हो जाएगा तो उस समय वो उस पुराने समझौते को रेटिफाई नहीं कर सकता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द माइनर हु रॉन्गली रिप्रेजेंटेड हिज एज एज ए मेजर एंड बोरोज मनी, यदि नाबालिग जिसने गलत तरीके से अपनी उम्र को एक प्रमुख के रूप में दर्शाया है और पैसे उधार लेता है, तो क्या उस पर केस किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैन बी स्यूड फॉर फ्रॉड, ऑप्शन नंबर 2 कैन नॉट बी स्यूड फॉर फ्रॉड, ऑप्शन नंबर 3 द माइनर इज लायबल फॉर रिटर्न मनी, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स कैन नॉट बी स्यूड फॉर फ्रॉड। अगर कोई माइनर अपनी उम्र को झूठा बताकर इस तरह बताता है कि वो मेजर है और किसी बंदे से या किसी पर्सन से पैसे उधार ले लेता है, तो जिस बंदे से उसने पैसे उधार लिए हैं वो माइनर के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन हु इज़ विथ अनसाउंड माइंड एंड समटाइम्स बिकम विथ साउंड माइंड। एक व्यक्ति जो बिना दिमाग वाला है और कभी कभी वो साउंड माइंड वाला बन जाता है, तो ऐसे में क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने योग्य होगा या नहीं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, ऑप्शन नंबर 2 ही मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इवन व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, ऑप्शन नंबर 3 ही कैन नॉट इवन इनटू कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स ही मे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। तो गाइस आइए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अ पर्सन हु इज विथ अनसाउंड माइंड इज नॉट कैपेबल ऑफ फॉलिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं होता है, बट when he and she is with sound mind is legally capable of falling in contract। और अगर वो साउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य माना जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
कंसेंट गिवन टू अ कॉन्ट्रैक्ट सम मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द अदर पार्टी मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट। एक अनुबंध के लिए दी गई सहमति दूसरी पार्टी द्वारा वस्तु का गलत वर्णन करके प्राप्त की गई है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वॉइड, ऑप्शन नंबर 2 इनवैलिड, ऑप्शन नंबर 3 अनइनफोर्सिएबल या फिर ऑप्शन नंबर 4 वर्डेबल। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स वर्डेबल। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ पर्सन पॉजिटिवली assert दैट फैक्ट इज ट्रू व्हेन हिज इंफॉर्मेशन डज नॉट वारंट इट टू बी सो टफ ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू देयर इज। जब कोई व्यक्ति सकारात्मक रूप से इस तथ्य पर जोर देता है कि जब उसकी जानकारी उसे ऐसा करने के लिए वारंट नहीं करती है, हालांकि वह मानता है कि यह सच है, तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 मिसरिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर 2 फ्रॉड, ऑप्शन नंबर 3 अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर ऑप्शन नंबर 4 कोअर्सन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट मीन्स मिसरिप्रेजेंटेशन। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस द एग्रीमेंट इज। अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्राप्त की गई कंसेंट को कौन सा एग्रीमेंट कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो ऑब्टेन्ड, ऑप्शन नंबर 2 वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर 3 वर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑप्शन नंबर 4 वर्ड एग्रीमेंट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो ऑब्टेन्ड। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप रेज प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लैंड एंड टेनेंट, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हमारा पेरेंट एंड चाइल्ड, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा दिया डॉक्टर एंड पेशेंट, चौथे में हमारा दिया हस्बैंड एंड वाइफ और पांचवें में हमारा दिया है क्रेडिटर एंड डेटर। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन बी, सी, ई जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड रिलेशनशिप को शो करता है। बी में हमारा दिया पेरेंट एंड चाइल्ड, सी में हमारा दिया डॉक्टर एंड पेशेंट और ई में हमारा दिया है डेटर एंड क्रेडिटर। तो आइए हम लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिस्कस कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि ये किस सेक्शन के अंडर कवर होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 के अंदर कवर किया जाता है, जिसका मतलब होता है जब कोई एक पार्टी मानसिक दबाव डालकर दूसरी पार्टी को निर्णय लेने के लिए प्रभावित करती है या फिर उससे सहमति प्राप्त करती है तो उसे हम लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो इस सिचुएशन में या इस क्वेश्चन में पेरेंट अपने चाइल्ड पर मानसिक दबाव डालकर कंसेंट प्राप्त कर सकता है, डॉक्टर अपने पेशेंट से मानसिक दबाव डालकर प्राप्त कर सकता है कंसेंट और क्रेडिटर अपने डेटर से भी मानसिक दबाव डालकर पैसे कवर कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन बी, सी और ई। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।